हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज जादव आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको क्लास 11th के फिजिक्स के टॉपिक मोमेंटम और न्यूटन्स के सेकंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप इसको अच्छे से समझना। तो सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत होती है तुम्हारी कहां से? मोमेंटम से। तो भाई मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम बेसिकली सिर्फ इतना होता है तुम्हारे पास में कि मास वाला कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, और तुम सब जब जानते हो कि हर ऑब्जेक्ट के पास में कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मास वाला कुछ वेलोसिटी के साथ में मूव करता है तो इस बात को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सड़क पर ट्रक दौड़ रहा हो, बस चल रही हो, स्कूटर चल रहा हो, गाड़ी चल रही हो, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज के पास में क्या होगी? वेलोसिटी होगी और मास तो होगा ही। तो हम क्या कहेंगे? इस ऑब्जेक्ट का जरूर कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर होगा। तो आइए अब हम इसको मैथमेटिकली भी समझ लें किस तरीके से कैसे क्या होगा। तो मोमेंटम को हम बोलते हैं कि देखो उसमें दो चीजें आ रही है, एक तुम्हारे पास में आ रहा है मास और दूसरा आ रहा है तुम्हारे पास में वेलोसिटी। मतलब फॉर्मूला भी इन दोनों से मिलकर के ही बनेगा। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि मोमेंटम जो होता है वो तुम्हारे पास में, पहली बात, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोमेंटम क्या होता है कि अगर आपके पास में मास का, अगर आप वेलोसिटी के साथ में प्रोडक्ट कर देते हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास में मोमेंटम के बराबर आता है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट and its velocity is equal to the momentum of an object, या is called the momentum of an object। तो मान लीजिए आपके पास में कोई एक मास वाला एक ऑब्जेक्ट था और उसकी वेलोसिटी आपके पास में क्या थी? v थी। ये आपके पास में क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। तो यहाँ से ये बात निकल करके आती है कि मोमेंटम वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ वेलोसिटी के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट आपका जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा उस पाथ पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से P बराबर mv आपके पास में फॉर्मूला याद रखोगे सब बच्चे। P बराबर mv मास इंटू वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है? सब बच्चे जानते हो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और इसकी वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है आपके पास में? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये जो मोमेंटम है वो आपके पास में कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी किन्हें कहते हैं? बताओ, किसी को पता हो तो। वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड आपके पास में जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और इसके साथ साथ आपके पास में किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम भी इसी कैटेगरी में आती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है। तो आप यहां से ये कहोगे कि मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास में MLT-1 होता है। और मोमेंटम के लिए मास के साथ साथ ऑब्जेक्ट के पास में क्या होनी चाहिए? जरूर वेलोसिटी होनी चाहिए। जैसे देखो, मैं इसको तुम्हें एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लो राम और श्याम दो दोस्त थे, एक का मास है 40 kg और एक का मास है 50 kg। दोनों सेम वेलोसिटी के साथ साथ सुबह सुबह कहीं टहलने जाते हैं। टहलने से मतलब दौड़ देने जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। तो बताओ, और इसमें से दोनों दीवार से जाकर के टकरा गए, तो बताइए किसका मोमेंटम अधिक होगा? तो हमें यहाँ से ये बात समझ आई कि अगर दोनों की वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो चीज फिक्स है, जिसको बदला नहीं जा सकता। तो दोनों सेम जॉगिंग कर रहे हैं, सेम रनिंग चल रही है, सेम स्पीड के साथ में, तो हमने कहा वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। तो जो मोमेंटम होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मास किसका ज्यादा है? श्याम का। तो मोमेंटम भी ज्यादा किसका होगा? श्याम का। सब छोड़ो, एक बात याद रखो। जैसे मान लो एक हाथी है और एक चींटी है। हाथी का मास कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। और चींटी का मास कितना है? बहुत कम। चींटी मक्खी मान लो, मक्खी का मास कैसा है? बहुत कम है। बहुत ही उसके उसकी तुलना में तो ना के बराबर है। अब जाकर के दोनों दीवार से जाकर के क्या कर गई? टकरा गई। तो और दोनों की वेलोसिटी कैसी थी? सेम थी। तो दीवार पर इंपैक्ट किसका ज्यादा पड़ेगा? हाथी से ज्यादा पड़ेगा। तो तुम कहोगे कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी तुम्हारे पास में क्या होता है? ज्यादा होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? मोमेंटम से दो दो डेली यूज के एग्जांपल के साथ में सीखते हैं। तो हमने कहा कि अगर तुम्हारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उन दो ऑब्जेक्ट के मासेस तुम्हारे पास में कैसे हैं? सेम है। दो ऑब्जेक्ट के मासेस तुम्हारे पास में कैसे हैं? सेम है। तो जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अधिक होगी उस ऑब्जेक्ट का मास भी कैसा, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी कैसा होगा? अधिक होगा। जैसे मैं कहूं कि अगर मान लीजिए एक बहुत तेज स्पीड से क्या चलाई जाए, एक बुलेट फायर किया जाए, गन से क्या किया जाए? बुलेट फायर किया जाता है। तो तुम देखते हो बुलेट की वेलोसिटी कितनी होती है? बहुत तेज होती है, जबकि मास उसका कैसा होता है? कम होता है। तो तुम देखोगे कि उस वेलोसिटी ज्यादा होने से उसका मोमेंटम भी कैसा होगा? तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब हम इसके आगे से हम न्यूटन के सेकंड लॉ पर आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहलाता है? इसी पर आधारित होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। चलिए समझते हैं उसको। तो तुम जानते हो
कि न्यूटन के जो सेकंड लॉ था वो आपके पास में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो उस फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि और चेंज इन मोमेंटम को आप हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा पी से। यानी जो भी किसी भी चीज में चेंज दिखेगा, किसी भी क्वांटिटी में चेंज दिखेगा, उसको आप लोग हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, और डेल्टा पी को क्या मोमेंट चेंज इन मोमेंटम निकालने का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम माइनस क्या होगा आपके पास में, इनिशियल मोमेंटम होगा अपॉन डेल्टा टी। तो मैं यहाँ से ये बात कहूँ कि आपके पास में अगर u इनिशियल वेलोसिटी का एक ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, वो कुछ टाइम t के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, v हो गई होगी। तो u से वेलोसिटी चेंज होकर के क्या हो गई होगी, v हो गई होगी। तो फाइनल मोमेंटम भी तुम्हारे पास में m हो गया होगा और इनिशियल मोमेंटम तुम्हारे पास में m ही होगा, क्योंकि अभी पढ़ के आए हो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो तुम्हारे पास में p2 की वैल्यू कितनी हो गई, mv और माइनस mu अपॉन डेल्टा टी। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, यहाँ के लिख दोगे v माइनस u अपॉन डेल्टा टी। अब इस टर्म को देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। कुछ याद आ रहा है, हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये जो आपके पास में टर्म होगी वो किसके बराबर होगी, वो आपके पास में एक्सेलरेशन के बराबर होगी। और जब सब बच्चे जानते हो जब प्रोपोर्शनल का सिंबल उठाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोल दो, न्यूमेरिकली कांस्टेंट बोल दो। अगर इस k की वैल्यू हम लोग 1 मान लें तो F बराबर आपके पास में क्या फॉर्मूला आ गया, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि फोर्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि किस बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसका मैग्नीट्यूड बताने का कार्य आपके पास में कौन करता है, न्यूटन का सेकंड लॉ करता है। अगर किसी बॉडी का मास कैसा है, कांस्टेंट है, तो जिस बॉडी पर जितना अधिक फोर्स लगेगा उसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, उतना ही अधिक होगा। जैसे मान लो अगर आपके पास में 5 किलोग्राम का कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो उस पर एक छोटा बच्चा पहले फोर्स लगाता है और फिर कोई एक बड़ा लड़का फोर्स लगाता है, तो तुम देखोगे छोटा बच्चा फोर्स कम अप्लाई कर पाएगा तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी तुम्हारे पास में कैसा होगा, कम होगा। बड़ा लड़का ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा तो तुम देखोगे उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तुम्हारे पास में कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए व्हेन मास इज कांस्टेंट, जब मास कैसा हो आपके पास में, कांस्टेंट हो। एक इसका दूसरा तरीका भी बन सकता है, अगर मैं बोलूं कि आपके पास में A बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कैसा है कि फिक्स लगाया जा रहा है, मान लो 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया जा रहा है किसी बॉडी पर। जैसे मान लीजिए आप, ये फोन है आपके पास में, या फोन नहीं लेना, आप किसी ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर लो अपने दिमाग में और बोला जाए कि इस पर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया जा रहा है, तो तुम देख पाओगे कि जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत अधिक होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत अधिक होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कम होगा। सारी चीजें छोड़ो, बाहर गाड़ी रखी हुई है, उस गाड़ी को धक्का देना है, तो मान लो उस गाड़ी को धक्का देना हो, मैं ही हूं अकेला उसको धक्का देने वाला। तो मैंने कहा जब उस पर फोर्स लगाया, तो अगर कोई हल्का गाड़ी थी, हल्का वाहन था, तो उसका मास कम होने की वजह से मैं उसको इजीली एक्सेलरेट कर पाऊंगा, ज्यादा दूर तक लेके जा पाऊंगा। और वहीं अगर गाड़ी की जगह क्या आ गया, ट्रक आ गया, अब मेरे को उसको पुश करना है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन कैसा होगा, कम होगा। वैसे तो कर ही नहीं पाएंगे उसको तो पुश, लेकिन आप बात समझो कि अगर मास अधिक है तो आपके पास में एक्सेलरेशन कम होगा, और मास कम होगा तो आपके पास में एक्सेलरेशन अधिक होगा। जब आपके पास में फोर्स कैसा होगा, तुम्हारे पास में कांस्टेंट होगा, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यही बात हो जाएगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास अधिक होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और मास कम होगा तो तुम्हारे पास में फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। सारे बच्चे जानते हो फोर्स की यूनिट क्या होती है, आपके पास में न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट आपके पास में क्या होती है, न्यूटन होती है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 देखने को मिलता है। और फोर्स भी आपके पास में एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा, आज हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा, आज हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। मोमेंटम आपको बताता है कि अगर मास वाला कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है तो उस बात को हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। और जो ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताने का कार्य करता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, वो आपके पास में न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताने का कार्य करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।